तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सेकेंड पेपर की यूनिट सेकेंड को देखेंगे, यानी कि जेनेटिक्स को देखेंगे, जहां पे हम मेंडल के लॉ को देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने अपने लॉ को दिया, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्होंने किस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसी पौधे को क्यों चूज किया था, ये भी जानेंगे। आपने इसे थोड़ा मोड़ा 10th में या 12th में पढ़ा होगा, तो बस आज उसी को अच्छे से देख लेंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपनी जैसी संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, और उससे जो ऑफ स्प्रिंग या बच्चा प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के बहुत सिमिलर होता है। ठीक, तो इस चीज़ को लेके साइंटिस्टों में हमेशा से ये उत्सुकता थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बात पहले की है। तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर जाता है वो किस माध्यम से जाता है, वो उन्हें नहीं पता था। तो इसलिए उस टाइम पे मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था और उसका नाम है फैक्टर। उन्होंने कहा कोई तो ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा फैक्टर है जो किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य करता है, लेकिन वो क्या है वो उनको नहीं पता था। इस वजह से उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज किया कि हाँ, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो ये काम कर रहा है। और सुनिए क्या हुआ, जब मेंडल ने अपना ये सब रूल दिया था ना, तो उस टाइम के लोगों ने मेंडल के नियम को बिल्कुल खराब समझा था। उनको सही मायने में मेंडल ने क्या कह के गए थे उनके बारे में उनको कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो बाद में आगे चल के पता चला कि हाँ, उतने टाइम पहले ही जो मेंडल कह रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा फैक्टर है, उस फैक्टर के बारे में पता चला कि वो जीन है जो किसी जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। आई बात समझ। देखिए, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको पता ही होगा। चलिए सुनिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेंडल ने ही किया था, उससे पहले भी बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बस फ़र्क ये है कि मटर के पौधों को नहीं चूज़ किया था, उन लोगों ने किसी और चीज़ के ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा। लेकिन वो लोग भी इतना तो समझ ही गए थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ले जाने का कार्य करती है। जो इतनी सारी सिमिलरिटीज आती हैं, वो कुछ तो ऐसा होगा ना जो यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया था, लेकिन वो लोग सही तरीके से उसे डिफाइन नहीं कर पाए। मेंडल ने अच्छे से डिफाइन भी किया, और उन्होंने पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर को लेके चेक किया। उन लोगों की तरह नहीं, उन लोगों ने एक साथ कई कैरेक्टर को लेके देख रहे थे, जिसकी वजह से उतने अच्छे तरीके से वो उन चीज़ों से कंक्लूजन प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मेंडल ने एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके चेक किया। जैसे एक बार पौधे की हाइट ले ली, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ हाइट लिया, यानी कि कोई टाल प्लांट था, मतलब टाल प्लांट था, और उसका क्रॉस डार्क प्लांट से कराया, और उन्होंने देखा और वहाँ से ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चीज़ें हुई, वो आप आगे जानेंगे। लेकिन कहने का सेंस ये है कि मेंडल ने एक पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर को लेके और ऐसे करके चेक किया था, जिस वजह से उनका कंक्लूजन बहुत बेटर था। उन्होंने इन सब चीज़ों से एक अच्छा निष्कर्ष निकाल के दिया। अच्छा, अब किसी के मन में डाउट आ सकता है कि कब से जेनेटिक कैरेक्टर किए हुए हैं, आखिर है क्या जेनेटिक कैरेक्टर। तो देखिए, इंसानों की बात की जाए तो हम इंसान हैं। अब इंसान में अब ये बताने वाली बात है कि हम इंसान हैं, तो हमें क्या देखा जाता है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि अरे लइकवा अपने माँ बाप के पड़ा है, ठीक है, या उसकी हाइट अपने माँ बाप को पड़ी है, यानी कि उनके माँ बाप लंबे लंबे हैं तो लड़का भी लंबा होगा। ऐसे आपका करली हेयर हो गया, अगर किसी के पेरेंट के करली हेयर हैं तो जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी उनमें भी ये चीज़ देखी जा सकती है। कलर तो मैंने आपको बताया है कि रूप रंग के ऊपर, अगर कोई किसी के माता पिता काले हैं तो उनके बेटे के भी वैसे होने के चांसेस रहते हैं। और ये सब चीज़ें आपकी क्या है, आपके एक जेनेटिक कैरेक्टर हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन ये कोई जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, जो कि आप गाँव में अक्सर सुनने को मिल जाता है कि अरे बापू तो चोर रहे तो बेटवा ना बनी, या माँ भी ई रहे तो फिर ये ना बनी।
तो इस वजह से ये नहीं है, ये आपको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, क्योंकि हम उसी समाज में रहते तो हमारी भी वैसी मानसिकता बन जाती है कि हाँ तो पहले तो उनका माऊ तो ऐसे रहनी या उनका डैडी भी तो ऐसे रहें। तो इस वजह से ये चीज़ें गलत हैं, इसे आपका जेनेटिक कैरेक्टर नहीं कहते, ठीक है। तो जानते रहिएगा, आपका जेनेटिक कैरेक्टर, रूप रंग, आपका कर्ली हेयर हो गया, आपका हेयर लाइन का शेप हो गया, ये सब हो गया, आपकी हाइट हो गई, ये सब हो गया, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि चोरी करते थे, पहले डाका डालते थे, ये सब चीज़ें आपकी जेनेटिक नहीं है। अच्छे भी इंसान हो सकते हैं, कहीं कहीं कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, आपको भी पता है। चलिए, तो बहुत मजाक हो गया, अब कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। इस चैप्टर में आने वाले कुछ ऐसे वर्ड के मीनिंग के बारे में जान लीजिए जो आपको आगे चल के काम आएंगे। जैसे कि आपका हो गया वंशागति या अनुवांशिकता क्या है, यानी कि हेरेडिटी या इनहेरिटेंस क्या होता है, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, अनुवांशिक ट्रेड्स का यानी कि जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर हैं या जेनेटिक लक्षण हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाना ही हेरिडिटी कहलाता है या इनहेरिटेंस कहलाता है। बाकी आपको ये कई जगहों पे ऐसे ही मिलेगा, कई जगहों पे अलग अलग डिफाइन किया हुआ भी मिलेगा। जैसे वहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेरिडिटी यानी कि द पेरेंट और जो आपका ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो आपका माता पिता है और जो आपका बच्चा है, उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ होती है वही आपकी हेरिडिटी कहलाती हैं। और आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होता है वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कहने का मेन मतलब वही था, बात खत्म, ठीक। अब बात करते हैं वेरिएशन की, कि वेरिएशन क्या है, तो वो भी सुनिए। वेरिएशन का मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म के बीच जो डिफरेंस पाया जाता है, जो अंतर देखा जाता है, वो उसी वेरिएशन, इसी विभिन्नता के कारण आती है। जैसे आपकी ही बात की जाए तो क्या आप अपने मम्मी डैडी से बिल्कुल सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके अंदर कुछ न कुछ डिफरेंस होना ही होना है। या मान लीजिए आपके जो दो भाई बहन हैं या दो बहनें हो गई, वो क्या एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं? या आप एक भाई और एक बहन है तो वो क्या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं? क्योंकि आए तो आप लोग एक ही माता पिता से हैं, तो क्या आप लोग बिल्कुल सिमिलर हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उसकी मेन रीज़न है आपका वेरिएशन। अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए, प्रोड्यूस हुए दो संतान एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ तो डिफरेंस होना ही होना है। एक्सेप्शन में कौन आएगा? आपके जुड़वा आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके एक्सेप्शन है, ये अलग केस है, ठीक। देखिए भैया, अब हमारे पास काम भर की नॉलेज हो गई है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मानसिकता होती है कि जब तक हमें किसी टॉपिक के बारे में पूरा ना पता चल जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे लोग किसी भी एक छोटी सी टॉपिक को लेके भी फंस जाते हैं, वहीं पे परेशान रहते हैं, ठीक है। क्लियरिटी देना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी एक टॉपिक को लेके अपना आप सारा टाइम खराब कर देते हैं तो ये कहाँ की समझदारी है, ठीक है। तो बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ें आपको थोड़ी परेशान करे उस पर ध्यान लगाइए, लेकिन उसी समय नहीं, उसे छोड़ के अपनी बाकी सारी चीज़ों को कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब उन चीज़ों पर आइए, ठीक है। क्योंकि कभी भी हमें किसी टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान या जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में 100% जानकारी नहीं हो सकती। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बहुत कुछ जान लेने के बाद भी ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था। आइए उन चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले आप जरा सा ये जान लीजिए कि आपका वेरिएशन जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन यानी कि विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। अब डाउट होगा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे दो पेरेंट होते हैं, यानी कि माता पिता, और इनके बीच में क्रॉस होता है, तो दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं। तो इस दो अलग अलग डीएनए के मिलने से एक नया डीएनए बनता है, ठीक।
लेकिन जो आपका असेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे आपको पता ही है कि एक ही पेरेंट होता है, तो उस एक पेरेंट में एक ही तरह का डीएनए होता है और इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं, बिल्कुल उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें आपका वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। रीज़न, क्योंकि अलग अलग डीएनए मिलकर एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको फिगर में एक बार समझा भी देता हूँ। ये मान लीजिए आपकी मेल है, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये आपकी मेल, ये आपकी फीमेल। आपको पता ही है कि हमारे पास 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो देखिए 46 आपके मेल में, 46 आपके फीमेल में, लेकिन उनमें से आता कितना है, तो 23 हमारे मेल की तरफ से, 23 हमारी फीमेल की तरफ से, इनके मिल के तब जाके जो बच्चा होता है उसके अंदर 46 आपके क्रोमोसोम कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से एक अलग डीएनए और एक अलग डीएनए के मिलने से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मतलब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। बाप रे बाप, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बोली हैं। बीच बीच में ना सोचना पड़ जाता है कि क्या बोल रहा हूँ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, आपके पास कुछ गलत ना पहुँच जाए, ठीक है। और अब अगर बात की जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की, तो जैसे हम लोग हो गए, यानी कि इंसान हो गए, आपके जो और भी सारे बड़े बड़े जीव हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब के सब आपके वहाँ पे मेल फीमेल दोनों होती हैं जो रिप्रोडक्शन करती हैं, और जो इनसे ऑफस्प्रिंग होता है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जो आपकी असेक्सुअल की बात की जाए तो वहाँ पे कौन होते हैं, वहाँ पे आपका हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक ही जनक से आपके क्रिएट होते हैं। इस वजह से इनमें जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर देखने को मिलता है, इनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे हमारी बात खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो देखिए भैया, आपको इतना तो पता ही होगा कि मेंडल जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक मटर के प्लांट के ऊपर किया था, जिसका साइंटिफिक नेम पाइजम सटाइवम होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और सुनिए, ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिन एक्सपेरिमेंट किया और कहानी खत्म कर दी। इन्होंने मटर के पौधे के साथ करीबन 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से स्टार्ट किया था, 1863 तक आपका एक्सपेरिमेंट करते रहे। 7 साल की मेहनत के बाद इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रूल को अपना सबके सामने प्रपोज किया। लेकिन दुखद बात यह है कि उस समय के साइंटिस्ट इस रूल को समझने में, कह सकते हैं, असमर्थ रहे, अनेबल रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मेंडल जी उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें दी थी वो उनकी मेहनत खराब नहीं गई। उनके मर जाने के बाद, उनके एक्सपायर करने के बाद ये चीज़ें लोगों को समझ में आई, थोड़ा लेट से समझ में आई, लेकिन समझ में आई कि हाँ, जो मेंडल जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो जानते रहिएगा। अब बात करते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया। तो सबसे पहली बात ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को, पी प्लांट को, पाइजम सटाइवम को ही क्यों चूज किया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो अब जानते रहिए, यही पूछ दिया जाता है कि क्यों चूज किया, कोई और पौधा क्यों नहीं ले लिया। तो वो सुनिए कि क्यों उन्होंने पाइजम सटाइवम यानी कि मटर के ही पौधों को चूज किया। तो देखिए, पी इज अवेलेबल इन मैनी वेराइटीज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्जर्व अल्टरनेट ट्रेड्स। देखिए, कहने का सेंस ये है कि पी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ थी, जिसकी वजह से उनको उन वैरायटीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए बहुत सारे लक्षण मिल गए, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी, जैसे कि आपका पी के प्लांट की हाइट ले लीजिए, ये भी एक वैरायटी हो गई, जहाँ पे लॉन्ग भी होता है मतलब टॉल भी होता है, और डॉर्फ भी होता है मतलब लंबा और बौना होता है। आपके सीड का कलर ले लीजिए, आपके सीड का शेप ले लीजिए, जो फूल है उसमें जो फ्लावर निकलता है उस फ्लावर का कलर ले लीजिए। तो इस वजह से इनमें बहुत सारी वैरायटी थी, इस वजह से इन्होंने इस प्लांट को चूज किया। चलिए, आप हमारे साथ चलिए, अब दूसरा कार्ड सुनिए। दूसरा कार्ड ये है कि पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि जो आपके मटर का पौधा था, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की क्रिया होती थी।
खुद ही से ये आपस में मीटिंग कर लेते थे। बात समझ रहे हैं? मतलब कहने का सेंस ये है कि इनमें इनके फूल के अंदर एक ही जगह पे इनके मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि ये खुद से पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सकते थे, इस वजह से इन्होंने इसको चूज किया। दो रीजन हो गए। किसी को सेल्फ पॉलिनेशन समझने में दिक्कत नहीं ना है? हमको डाउट हो रहा है, हो सकता है। अगर डाउट होगा तो ऐसे समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि एक जो फूल होता है उसी फूल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो वहीं आपस में ही प्यार कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? अगर नहीं होता ऐसा तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती, कहने का सेंस ये है। तीसरा रीजन सुनिए, दीज आर एनुअल प्लांट्स विथ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल सो सर्वल जनरेशन कैन बी स्टडी विथ इन अ शॉर्ट पीरियड। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये एक पीढ़ी वाले मतलब एक साल वाले प्लांट होते हैं। क्या कहते हैं? एक साल को एक वर्षीय प्लांट होते हैं। ठीक है, एनुअल मतलब एक वर्षीय प्लांट होते हैं और इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, छोटी लाइफ साइकिल होती है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि इनकी एक ही जनरेशन में बहुत सारे बीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होती है। हम थोड़े कम समय में ही ज़्यादा ट्रेड्स के ऊपर हम स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे इन प्लांट्स के ऊपर। क्या ही कह रहा मैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बोलने के चक्कर में सांस लेना ही भूल जाता, इसीलिए दिक्कत भी हो जाती है। चलिए चौथा पार्ट ये है। चौथा उनका कहना ये था, सबसे सिंपल कहना था कि जो पी प्लांट है कुड ईजिली बी रेज्ड, मेंटेन एंड हैंडल्ड। यानी कि उन्होंने इस प्लांट को अपने गार्डन में ही किया था, तो उन्होंने यही बताया कि पी के जो पौधे हैं, जो कि आपके पी प्लांट हैं, उनको आसानी से आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं। कहने का सेंस ये है। अब हम लास्ट रीजन पे आ गए हैं। तो देखिए, जो आपके मेंडल जी हैं उन्होंने 7 कैरेक्टर वाले 7 यानी कि 7 ट्रेट वाले आपके पी प्लांट को चूज किया था। अब बस उन्हीं पी प्लांट के कैरेक्टर को आपको देखना है, उसके बाद आपकी आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दिया और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। वहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत 2 रूल दिए थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत 1 रूल था। तो वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम नॉर्मली इनके कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो आइए देखिए ये है आपका कैरेक्टर का कॉलम, ठीक है, और ये है उनके ट्रेड्स का कॉलम, यानी कि उनके लक्षण का कॉलम। एक है आपका प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा है आपका रिसेसिव लक्षण यानी कि अप्रभावी ट्रेट। अब ये सब क्या है आप इसमें चिंता मत करिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आपको पता नहीं है तो। देखिए, ये है आपकी प्लांट हाइट लिया पहला कैरेक्टर। उस प्लांट हाइट का जो आपका ट्रेट है वो क्या है, वो उनके लक्षण क्या है। तो उनका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो आपका टॉल है, आपका लंबापन है, और जो उसका रिसेसिव ट्रेट है वो आपका डार्फ है यानी कि बौनापन है। तो अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। दूसरा कैरेक्टर है आपका फ्लावर का कलर, ठीक है। तो उसका जो डोमिनेंट ट्रेट है यानी कि उसका जो प्रभावी लक्षण है वो है आपका बैगनी या वॉयलेट, और जो उसका रिसेसिव ट्रेट है यानी कि अप्रभावी लक्षण है वो उसका है व्हाइट या सफेद। दोनों लोगों के लिए आप दोनों लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इन सबों का मतलब क्या है, प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, प्रभावी का मतलब ऐसे समझिए कि ये एक मजबूत इंसान है, और जो आपका अप्रभावी है वो थोड़ा सा कमजोर है। तो इस वजह से जब कभी भी इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो इनकी पहली जनरेशन प्राप्त होती है उस जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट ही शो होता है। जो इसका अप्रभावी लक्षण है, जो इसका रिसेसिव लक्षण है, वो छिप जाता है। बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं वो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। थर्ड जो ट्रेट है वो है फ्लावर की पोजीशन। जो उनका डोमिनेंट ट्रेट था वो था आपका एक्सियल, जो आपका रिसेसिव ट्रेट था वो था आपका टर्मिनल। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख ले रहा हूँ, आप देख के लिख लीजिएगा, याद समझ लीजिएगा। फोर्थ है आपका पॉड शेप यानी कि फली का आकार, ठीक है। तो वो एक होता है आपका इन्फ्लेटेड, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो आपका होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ा हुआ।
पांचवें कैरेक्टर की बात करें तो वो है आपका पॉड का कलर। तो एक जो आपका डोमिनेंट है वो आपका ग्रीन होता है और जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो आपका येलो होता है। वैसे ही आपका छठवां है सीड का शेप, जो उसमें डोमिनेंट है वो आपका राउंड शेप होता है और जो आपका रिसेसिव है वो आपका व्रिंकल्ड होता है। व्रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। ठीक है, अब सबसे लास्ट पे आ गए सीड के कलर की बात करें तो वहां पे आपका येलो है, मतलब डोमिनेंट आपका येलो है और जो रिसेसिव है वो आपका ग्रीन है। अब थोड़ी सी बहुत ध्यान की बात सुनिएगा। देखिए मेन बात यह है कि जब कभी भी आप डोमिनेंट कैरेक्टर को मतलब डोमिनेंट ट्रेट को लीजिएगा तो उसके जो ट्रेट हैं उनको आप कैपिटल लेटर से शो करेंगे और जो उसी कैरेक्टर का जो रिसेसिव ट्रेट है उसे आप स्मॉल लेटर से शो करेंगे। अब कहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझाइए डिटेल में ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने हाइट कैरेक्टर को लिया तो जो उसका डोमिनेंट ट्रेट है टॉल और उसका रिसेसिव ट्रेट है क्या, डॉर्फ। तो टॉल को आप अगर टी से शो करते हैं, जो कि टी से ही स्टार्ट होता है, तो आप उसे कैपिटल टी लिख के शो करेंगे। जो रिसेसिव है उसको डी से शो नहीं करेंगे, उसको जो आपके डोमिनेंट ट्रेट है उसी के शॉर्ट लेटर से शो करेंगे, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट को यानी कि डॉर्फ को स्मॉल टी से आप शो करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपको शो करना है कि टॉल और आपको डॉर्फ शो करना है तो टॉल के लिए आप कैपिटल टी लिखेंगे, डॉर्फ के लिए आप स्मॉल टी लिखेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अगर ऐसे ही हम बात सीड के कलर की करें, एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो सीड के कलर की करें तो वहां पे मान लीजिए उसका डोमिनेंट ट्रेट है आपका येलो और उसका रिसेसिव ट्रेट है आपका ग्रीन। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इस वजह से इसे वाई लिख के शो करेंगे, कैपिटल में वाई। और जो आपका ग्रीन है उससे भी वाई लिख के हम शो करेंगे, बस फर्क ये है कि स्मॉल वाई लिखेंगे। यानी हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट ट्रेट को शो करते हैं, स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव ट्रेट को शो करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। वहां पे हम मेंडल के नियम को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, बाकी तो हम है ही।